आप लोगों ने कल माननीय गौतम बनसोड़े जी को सुना और उनके द्वारा जो बहुत सारे आरोप लगाए गए। मैं पहले भी कहा था, लिखित में भी कहा था संगठन से कि कार्यकर्ताओं की बैठक बुला लिया जाए, प्रमुख पदाधिकारियों बैठक बुला लिया जाए और इस मामले को सोल्यूशन किया जाए। मगर वो जिस तरीके से लाइव आकर और आरोप प्रत्यारोप जो उन्होंने उनके द्वारा जो झड़ी लगा दी गया, इसलिए कुछ में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिसका जवाब देना मैं उचित समझता हूं और इस वजह से मैं आपके बीच लाइव आया हूं। साथियों, 29 अगस्त को, चूंकि 26 अगस्त को गौतम बनसोड़े जी लखनऊ आए, 29 अगस्त को हम लोग एक साथ बैठे हुए थे। हमने एक बात कही, साथ में प्रेम गेडाम जी भी थे। उसमें हमने एक बात कही कि अब आप आ गए हो, अब निश्चित तौर पे बहुत सारे कार्यकर्ता संगठन से निकाले जाएंगे और वो भी लिखित तौर पे निकाले जाएंगे। प्रेम गेडाम जी ने उनको कहा भी, देखिए इनका अनुभव बोल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं, कई लोगों को मैं देखा भी हूं कि जो उनकी कार्यशैली है, जो एक्टिविटी है, जो उनका व्यवहार है, काम कराने का जो तरीका है, इन सारी चीजों की वजह से हमने ये बात कहा कि अब कई लोग निकाले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, वो भी लिखित में निकाले जाएंगे। उस समय ये बातें सुनकर वो स्तब्ध रह गए कि मैं क्या बोल रहा हूं। शायद ये बात उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा किए होंगे, क्योंकि बिना राष्ट्रीय सलाह मशवरा के वो कुछ करते नहीं है, जैसा वो बार बार बोलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं इनका ही नंबर लगा देता हूं, और नंबर लगाने के लिए, मेरा नंबर लगाने के लिए उसने घटिया से घटिया स्तर तक जाकर के उन्होंने प्लान बनाया, जिसका नमूना मैं बता रहा हूं। ये 2 सितंबर का लेटर है, 29 अगस्त को चर्चा हुआ, ये 2 सितंबर का लेटर है। और 2 सितंबर के लेटर में झांसी की रहने वाली वामसी भवन में रानी बौद्ध, जिसके द्वारा ये लेटर लिखाया गया 2 सितंबर को। लेटर में क्या है, ओनली फॉर क्या लिखा हुआ है, मैं प्रदीप अंबेडकर सर के ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहती हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दिया जाए। इस लेटर की मीनिंग यही है। अगर स्टेट की राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग अगर बुलाया जाएगा तो ये सारा लेटर मैं लोगों को दिखाऊंगा सबूत के तौर पे। क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे अनुमति दिया जाए कि मैं प्रदीप अंबेडकर सर के ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहती हूं, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये 2 सितंबर का लेटर है। आप देखिए सचिवालय यहां कितना फास्ट काम कर रहा है। ये 3 सितंबर का लेटर सचिवालय से आया हुआ। इस लेटर के द्वारा क्या है, इस लेटर में यह है कि रानी बौद्ध ने प्रदीप अंबेडकर के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग क्यों की है, इसकी जांच किया जाए, और इसके लिए 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई जाती है, मानव डीआरओ हॉल और डॉक्टर अनिल माने, ये 2 सदस्यीय कमेटी बना दी गई। 2 तारीख को लिखा गया, 3 तारीख को लेटर आ गया, जांच कमेटी बन गया। हमने इस बात को लिखित रूप में संगठन उठाया कि जो डॉक्टर अनिल माने जी को जांच कमेटी में रखा गया, डॉक्टर अनिल माने जी के ऊपर हमने लिखित में भी लिखा था कि इनके ऊपर एक केस चल रहा है, और धारा है 354 और 354D। ये मुंबई का है, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का आरोप है, उसे धमकी देने का आरोप है।
ये मुंबई के तिलक नगर पुलिस स्टेशन है। ये केस जो दर्ज हुआ 2019 की घटना है और केस नंबर है 1390, तिलक नगर पुलिस स्टेशन मुंबई। तो हमने सवाल उठाया जिसके ऊपर इस तरह के आरोप है और पुलिस स्टेशन उसका केस दर्ज चल रहा है जो, और ऐसे व्यक्ति को आप जांच कमेटी का मेंबर बना करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? तो साहब इस तरीके से जांच कमेटी बनाई गई। ये 3 तारीख को जांच कमेटी, ये 4 तारीख का लेटर आ गया, 4 तारीख का सचिवालय से, क्या आपको उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी से कार्यमुक्त किया जाता है। कार्यमुक्ति का लेटर आ गया और उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब करते हुए 3 दिन के अंदर हिसाब करते हुए राज्य अधिवेशन का आपको दिल्ली जाना है, ऐसा लेटर आ गया। चूंकि मैं लखनऊ में था नहीं, मैं फील्ड में था। 5 तारीख तक मेरा लास्ट प्रोग्राम था बांदा का। उधर से आने के बाद मैं 11 तारीख को मैं दिल्ली पहुंच गया था। जो 5-6 दिन जो टाइम हमें मिले तो उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब बनाना। मगर इस बीच रानी बौद्ध ने ऐसा क्यों लिखी है ये जानने समझने के लिए मैं झांसी गया, क्योंकि उसको ये कहा गया कि आप ऐसा लेटर लिखो और गौतम बनसोड़े जो उनको खुद बस अड्डे छोड़ने के लिए गए और उनको कहा कि आप जो है घर जाओ, अभी तुरंत घर जाना होगा और किसी का भी फोन आए, फोन आपको रिसीव नहीं करना है। वो चली गई। मैं झांसी गया और झांसी जाकर उनको बुलाकर जब सारी चर्चाएं की तो उन्होंने एक लेटर लिख के दिया हमें। रानी बौद्ध खुद लेटर लिख करके दिया, उसने लेटर लिख के दिया, उन्हीं की राइटिंग है। क्या लेटर लिखा? गौतम बनसोड़े जी, मुझे दबाव डालकर आपके खिलाफ ऐसा लिखवाया है। सारा डिटेल लिखा उसने। ये मीटिंग के अंदर मैं सारा सबमिट कर सकता हूं, दिखा सकता हूं सारा, कि गौतम बनसोड़े जी मुझे दबाव डालकर ये लेटर आपके खिलाफ लिखवाया है, ऐसा लिख करके भी दे दिया। और साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इससे रिलेटेड मैं बताना चाहता हूं। 3rd पर्सन व्यक्ति के साथ रानी की वार्ता होती है और उस वार्ता में रानी बहुत खुद कबूल करती है कि गौतम बनसोड़े जी मुझे अपने कमरे में बुलाए, समीक्षा विभाग का कमरे में, हमें समझाए बुझाए और वो प्रेशर डाल करके आपके खिलाफ, प्रदीप अंबेडकर के खिलाफ लेटर लिखवाया और कहा कि आपको तुरंत झांसी निकल जाओ, किसी का फोन नहीं रिसीव करना है। और ये जो वार्ता उसकी हुई है कि गौतम बनसोड़े के दबाव से हमने ये लेटर लिखी है, ऐसा ऑडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है दोनों की वार्ता का, जिसमें रानी बहुत स्वीकार कर रही है कि गौतम बनसोड़े जो है हमें बुला करके आपके खिलाफ लेटर लिखवाया। इसकी ऑडियो क्लिप मौजूद है। स्टेट की या राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग बुलाया जाए, मैं ऑडियो क्लिप उसमें लोगों को सुनाऊंगा सबूत के तौर पे। साथियों, इस तरीके से मैं 11 सितंबर को मैं दिल्ली पहुंच गया और 11 सितंबर के बाद मैं बामसे भवन लखनऊ नहीं आया, उससे दूर हूं मैं। 11 सितंबर के बाद से मैं लखनऊ में बामसे भवन में नहीं आया। इसके बाद दूसरा जो आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का, आर्थिक गबन का, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इस मुद्दे पर यह बात कहना चाहता हूं कि यदि हमने भ्रष्टाचार किया, हमने आर्थिक गबन किया, यदि किया है तो संगठन ने उस संबंध में मुझे अभी तक कोई नोटिस क्यों नहीं दिया? आर्थिक गबन भ्रष्टाचार के मामले में जांच कमेटी क्यों नहीं बिठाई? जांच कमेटी क्या बिठाया गया था? रानी बौद्ध ने
प्रदीप अंबेडकर के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग क्यों की है, इसकी जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। भ्रष्टाचार आर्थिक गबन का कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई, ना कोई नोटिस दिया गया, और आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं और विपिन वर्मा दोनों मिल करके जो है आर्थिक गबन किया, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इससे से कनेक्टेड वो बात बता रहे हैं कि हमने लखनऊ में प्लॉट खरीदा। साथियों, उस संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं, प्लॉट जो हमने लिया, मैं स्वीकार करता हूं हमने लिया, 100% ईएमआई पर लिया, कोई रजिस्ट्री उस्ट्री नहीं हुआ अभी। 100% ईएमआई, 7,000 रुपया महीने का ईएमआई है। हमारी मिसेज टीचर है, 30-35 हजार वो वेतन पाती है, तो हर महीने क्या 7,000 में ईएमआई नहीं भर सकता? बच्चे हैं हमारे, बीबी हैं, बच्चे हैं, तो मिसेज टीचर है तो मैं 7,000 रुपया ईएमआई उसका भरता हूं, 100% ईएमआई है। मगर आयुष्मती निशा मैडम, क्योंकि जब हमने लिया और लेने के बाद चूंकि सस्ता था, कम रेट में मिला, 100% ईएमआई पर मिला, तो हमने सोचा जहां हमने लिया है हमारे आसपास भी 2, 4, 10, 20 लोग अगर अपने लोग अगर आ गए, हर लोग ऐसा चाहते हैं, तो हमने कुछ लोग इसमें चर्चा किया, वो लोग भी आ गए, और उसमें जब जानकारी निशा मैडम जी को हुई तो निशा मैडम जी भी वहां एक प्लॉट बुक कराई। वो किन के लिए बुक कराई, उनका आगे पीछे कौन है, ये रही उनकी रसीद, आयुष्मती निशा मैडम की। उनकी किस्त कितना जाता है, 23,000, 23,000 रुपये महीने। कहां से भरती है ये? 23,000 रुपये महीने उनका प्लॉट का ईएमआई जाता है। ये रसीद है, सारी रसीद उनके पास, एक मेरे पास पड़ी थी, आपको सबूत के तौर पर दिखा रहा हूं। 23,000 रुपये महीने, उनका भी 100% ईएमआई है। मैं तो 7,000 रुपये भरता हूं, मिसेज टीचर है, ये 23,000 रुपये महीने ईएमआई भरती है। 2,400 माने 2,400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है उनका। प्लॉट नंबर है C13। तो साथियों, ये जो भ्रष्टाचार आर्थिक गबन का आरोप जो लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो आसान है, साबित करना मुश्किल है। साथियों, अगला आरोप उसने लगाया कि मैं लखनऊ में वामसे भवन के रहते हुए मैं अलग ऑफिस लिया हुआ था। तो मैं आपको इस संदर्भ में बता दूं, जो अलग ऑफिस है वो वामसे भवन के रहते हुए बराबर रहा है, लगातार ऑफिस रहा है। वो बीच में कुछ डिस्टर्ब हुआ कोरोना वगैरह बंदी की वजह से, वो लगातार ऑफिस रहा है। ऐसा नहीं है कि वामसे भवन को छोड़कर मैं अकेला अलग से सेपरेट अपना ऑफिस लिया, वो लगातार ऑफिस रहा, क्योंकि वो सिटी के अंदर है और सिटी से वामसे भवन लगभग 20 किलोमीटर है, 15 से 20 किलोमीटर का फासला है। तो सिटी में लोगों से मिलने जुलने, कोऑर्डिनेशन करने के लिए उस ऑफिस को लिया गया, ताकि कोई मिलने जुलने वाले वामसे भवन आना है तो उसके लिए बहुत 15-20 किलोमीटर पड़ता था। इसलिए सिटी में, वो भी विधानसभा के पास, और ये बराबर ऑफिस रहा है। तीसरा सबसे बड़ा घटिया जो आरोप लगाया जा रहा है कि उस ऑफिस में महिलाएं आती थी, 3-3 दिन 4-4 दिन हमारे साथ रुकती थी, ऐसा जो घटिया आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने उसको कहा भी कि उस महिला का नाम भी मैं बताऊंगा, मैं उनको कहता हूं, इस तरह जो घटिया आरोप आपने लगाने का काम किया है, तो स्टेट और सेंट्रल की मीटिंग बुलाकर उसमें उस महिला का नाम भी लो। क्यों? क्योंकि आप ऐसी सोशल मीडिया में बातें करके आपने हमारा और मिसेज बीच में झगड़ा लगाने का काम किया, किसी घर परिवार को बर्बाद करने का काम किया। ऐसा आप मैसेज देना चाहते हो? अगर आपने स्टेट की मीटिंग या सेंट्रल की मीटिंग में अगर उस महिला का नाम नहीं लिया, तो हमारी मिसेज खुद आपके ऊपर केस करेगी, गौतम बनसोड़ के ऊपर, जो हमें बदनाम करने के लिए चरित्रहीनता का आप आरोप लगा रहे हो। उस महिला का नाम आपको लेना होगा किसी भी मीटिंग में,
सेंट्रल की मीटिंग बुलाया जाए, स्टेट की मीटिंग बुलाया जाए, उसमें नाम लिया जाए। अगर नाम नहीं लेते आप तो हमारी मिसेज आपके ऊपर केस करेगी, मानहानि का दावा ठोकेगी। समाज में इज्जत धूमिल करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। साथ ही इसके बाद जो आरोप इसने लगाया फुल टाइमरों के संदर्भ में, प्रचारकों के संदर्भ में, कि मैं 3 महीने से 5 महीने से प्रचारकों को, ये 3 साल 5 साल से प्रचारकों को मैं लटका कर रखा, मानधन उसको शुरू नहीं करवाता था। साथियों, मैं दोबारा उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया, वो मैं 5 मार्च 2019 को मैं आया दोबारा। इसके पहले मैं 2014 तक रहा उधर, 2007 से 2014 इंचार्ज रहा। दोबारा मैं उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बना 5 मार्च 2019। हमारे पहले मनोज कुमार पासीज इंचार्ज थे, उससे पहले चौधरी विकास पटेल इंचार्ज थे, उसके पहले सचिन तोरने इंचार्ज थे। 2014 के बाद 3 इंचार्ज के बाद फिर मैं 5 मार्च 2019 को आया। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि 5 साल से प्रचार को मानधन ने रोक कर रखा, 3 साल से रोक करके रखा। चलिए, अगर हमने प्रचारकों के साथ अगर ऐसा बर्ताव किया, अगर इस तरह के बर्ताव अगर हमने प्रचारकों के साथ किया, तो सवाल खड़ा है आज सारे प्रचारक हमारे समर्थन में क्यों हैं? हमने प्रचारकों का शोषण किया, उसके साथ अन्याय किया, अत्याचार के लोग हमारे समर्थन में क्यों हैं? मैं सितंबर महीने से ऑफिस में नहीं हूं, संगठन से एक तरह से बाहर हूं। जांच लोग कर रहे हैं। तो उस बीच जो है, उस समय से बीच सारे प्रचारक उत्तर प्रदेश छोड़ क्यों रहे हैं? घर क्यों बैठ रहे हैं? छुट्टियां लेके घर क्यों बैठ रहे हैं? अब आप कहोगे मैं लोगों को भ्रम पैदा कर रहा हूं। अगर मैं भ्रम में पैदा कर रहा हूं तो हमारे भ्रम का शिकार वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप सबसे बड़े प्रचारकों के हितैषी बन गए हो। तो अगर आप प्रचारकों का हितैषी हो तो प्रचारक हमारे भ्रम जाल में क्यों फंस रहे हैं? क्यों टूट रहे हैं प्रचारक? क्यों छुट्टियां ले रहे हैं? क्यों घर जा रहे हो? ये आपको सोचना होगा और संगठन को इसके लिए भी चिंतन मंथन करना होगा। साथियों, ये सारे जो आरोप है, और ये तो सबसे बड़ी आरोप लगाने का काम किया, आपने जयंत कुमार का भी वीडियो सुना। जयंत कुमार को गौतम बनसोड़े ने लीक करके दिया सोशल मीडिया पर कि आप ये बोलो, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि जो गौतम बनसोड़े बोल रहा है समझो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। और गौतम बनसोड़े जो जयंत कुमार को लिख के दे रहा है ऐसा ऐसा बोलो, आपने सुना, उसने वीडियो बना करके लाइव आ करके हमें गाली किया, गाली गलौज किया, सोशल मीडिया पर गाली गलौज किया। क्या वो भी लिख करके दिया था? गाली गलौज भी लिख करके दिया उसे कि गाली गलौज करना है, धमकी देना है। इस मुद्दे पर मैं एक बात करना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार का अगर नुकसान हुआ, इसके जिम्मेदार गौतम बनसोड़े और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होंगे। अगर जान माल की हानि हुई तो गुंडे लगा के रखे हुए। इस संदर्भ में मुझे एक लेटर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं। ये 30 अक्टूबर का लेटर है, दिल्ली ऑफिस से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार जारी हुआ। 30 अक्टूबर को जब जांच कमेटी फाइनल होने के बाद पूना से जब मैं दिल्ली आ गया, तो 30 अक्टूबर को हमने 3 महीने की छुट्टी लिखा तो हमें तुरंत ये लेटर मिला उसी दिन 30 तारीख को। उस लेटर में क्या मिला कि आप संगठन में हो तो सुरक्षित हो, इसमें लिखा हुआ है। आप संगठन में हो तो सुरक्षित हो, बाहर इसका मतलब क्या है? बाहर खतरा है। अब खतरा किससे है? आपने परसों का वीडियो देख लिया जयंत कुमार का। इसका मतलब जयंत कुमार नाम का गुंडा मेरे पीछे लगा के रखा हुआ है। संगठन को पता है इससे उसको खतरा है। जब इससे उसको खतरा है तो ये व्यक्ति तो आपके कस्टडी में, आपके ऑफिस में है, आप उसको नियंत्रण नहीं कर सकते, और आपके ऑफिस से लाइव आकर के धमकी दे रहा है। इसी वजह से तो आप दिख रहे हो कि आप संगठन में हो तो सुरक्षित हो। संगठन के अंदर कस्टडी में पाल के रखे हो गुंडे, और हमें कहते हो संगठन में तो सुरक्षित हो।
इस वजह से मैंने दोबारा लेटर लेकर के मैं घर चला गया। मैंने सोचा कि जब लिखा जा रहा है संगठन में हो तो सुरक्षित हो, इसका मतलब है संगठन में ही असुरक्षित हो। इस वजह से मैं घर चला गया, जिसको उन्होंने अनुशासनहीनता बताया। तो सारे ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें जो आज हुआ है, आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे साथियों सबसे बड़ा एक कारण है और सबसे बड़ा एक मुद्दा है। उस मुद्दा को दबाने के लिए और इन सारे मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए, चर्चा करने के लिए, मेन मुद्दा को दबाने के लिए। और मेन मुद्दा क्या है साथियों, आपने देखा नवंबर महीने में, शायद 12-13 नवंबर के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया कि आने वाला 21 नवंबर को मेरा जन्मदिन मनाना है। एक नायक पूजा की शुरुआत। हमारे महापुरुष कहते हैं नायक पूजा से दूर रहो। नायक पूजा की शुरुआत 21 नवंबर 2022 को 2021 को उन्होंने अपने जन्मदिन मनाने की घोषणा किया। साथियों, अब एक सवाल यहां खड़ा होता है। माननीय मेश्राम साहब का जो पासपोर्ट है, मैं पासपोर्ट नंबर आपको बता रहा हूं। पासपोर्ट नंबर आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर है K06205666। ये पासपोर्ट नंबर है। इस पासपोर्ट नंबर के द्वारा उनका जो जन्म तिथि है वो 5 अगस्त 1957 है। 5 अगस्त 1957। अब जन्मदिन की घोषणा की है नवंबर में, 5 अगस्त आएगा तो अगले साल 2022 में आएगा। मगर उनको नायक पूजा की जल्दी पड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने 21 नवंबर को घोषणा किया हमारी जयंती मनाओ। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े पैमाने पर कांग्रेस की पैरवी करते नजर आए, प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन देने की बात करते हुए नजर आए, कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा होती रही। इसका मतलब कहीं वो मैनेज हो करके कहीं माइनस तो न हो गए। और 21 नवंबर को महाराष्ट्र के लोगों ने वहां एक कार्यक्रम में 21 करोड़ का घोषणा किया। 21 करोड़ चेक दिखाया सोशल मीडिया पे। वो 21 करोड़ कहां से आया? हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 से 3 महीने पूरे देश भर के लोग मेहनत करते हैं, फंडिंग करते हैं, तब जाकर फंड 5, 6, 7 करोड़ होते हैं। आपके नवंबर में कार्यक्रम की घोषणा करते ही 21 नवंबर को 21 करोड़ आ गया, क्योंकि 21 करोड़ कहीं ये दुश्मनों द्वारा माइनस करने का मामला तो नहीं है। तो ये जो 21 करोड़ एक चर्चा का विषय न बन जाए, तो ये जो बड़ी मैटर है, इस मैटर को दबाने के लिए ये जो सारे आरोप हम लोग ऊपर उठाए हुए हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि हमने ऐसे बहुत सारे सवाल लिखित रूप में संगठन को दिया, मगर सही तरीके का जवाब संगठन को हमने लिखित रूप में दिया, सही तरीके का जवाब नहीं मिला। शायद ऐसा लगा कि ये मामला आने वाला समय में बहुत बड़े पैमाने पर हाईलाइट हो सकता है और जिन लोगों ने लिख करके दिया उनको ऐसे आरोप लगाया जाए तो मामला डाइवर्ट हो जाए। ये महत्वपूर्ण बिंदु 21 करोड़ को डाइवर्ट करने का सारा मामला चल रहा है। अब साथियों सोचिए थोड़ा देर के लिए, कांग्रेस के साथ हाथ बढ़ाते हुए नजर आए, नहीं बना मामला, नहीं बना। हो सकता अंदर मैनेज हो गए, या मैनेज हो गए इसी वजह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया। बी टीम को लाया, बीजेपी को बी टीम जिसको कहा करते थे, ओवैसी के साथ गठबंधन किया, उनको भी छोड़ दिए। तो अगर दुश्मन से हाथ मिलाने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि हमें समाज में काम करना है, हमें फील्ड में घूमना है, हमें लोगों के पास जाना है,
और पूरे देश की जनमानस बनी हुई है, खास उत्तर प्रदेश की जनमानस बनी हुई है। यूपी में अगर बीजेपी रुक गया, अगर रुका तो 2024 में भी रुक सकता है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी रोकने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है? आप इंटरव्यू में दे रहे हैं सपा बसपा हारेगा तब तो हम आगे बढ़ेंगे, तब तो बीजेपी को रोकेंगे। अरे बीजेपी तो आने वाली है एक्टिविटी की वजह से। तो हमें समाज में जाना है और लोगों के बीच में जाना है। इस वजह से हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि उसके टक्कर में वही है, टक्कर में यदि मान लिया वही है। अगर हम मैसेज देते हैं तो आने वाला समय में समाज का मामला ये आएगा कि इन लोगों ने सही समय पर सही फैसला लिया, बीजेपी को रोकने के लिए सही फैसला लिया। इस संदर्भ में हम लोगों ने किया, संगठन के संदर्भ में किया और संगठन के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किया। अब आप लोग कह सको मैं निलंबित हूं मगर निष्कासित नहीं हूं। अभी निलंबित हूं मगर निष्कासित नहीं हूं। अभी निष्कासन का लेटर हमें नहीं मिला है, सस्पेंड हो। तो साहब ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों को जो कल जो उन्होंने कहा, इसलिए मैं मजबूर था जवाब देने के लिए। मैं समझ रहा हूं सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने जो छीछा लेदर हुआ, लेकिन जवाब देना जरूरी था। और शायद अब मैं समझता हूं आज के बाद मैं सोशल मीडिया पर भी जवाब देने के लिए नहीं आऊंगा, और जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता। चुनाव तक अब मैं इंतजार करूंगा, और चुनाव के बाद मैं चाहता हूं स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की कोई बैठक हो, बड़ी बैठक हो। और बैठक में जो अभी मैं सबूतों की बात कर रहा हूं, हमारे सारे जो सबूत है, मैंने ऑडियो क्लिप की बात की, हमने उनको कहा एक वो महिला जिसकी बोल रहे हो जो आते हैं उसका नाम भी घोषित करो। ये सारा उनको स्टेट की मीटिंग में करना होगा। ये सब आप करेंगे, सबूतों के साथ मैं मीटिंग में हाजिर होऊंगा, और इन सारी समस्याओं का समाधान मीटिंग में किया जाना चाहिए। कल के संदर्भ में ये हमने आप लोगों के सामने जवाब दिया, क्योंकि ये छवि धूमिल करने का मामला है। ये सारी बात तो साथियों समझने की जरूरत